क्या सचमुच बिना शादी किए ही श्रीदेवी अनिल कपूर के भाई बोनी कपूर के बच्चे की मां बन गई थी? और क्या वाकई में मिथुन चक्रवर्ती के पहले से शादीशुदा होने के बावजूद श्रीदेवी ने उनसे चुपके से जाकर शादी कर ली थी? और क्या ये सच है कि श्रीदेवी ने जवान रहने के लिए इतनी सर्जरीज और दवाइयों का ओवरडोज ले लिया था कि उनकी जान तक चली गई? और क्या सचमुच 4 साल की उम्र से ही श्रीदेवी को जबरदस्ती भूखा रखवाकर उनसे जबरदस्ती शूटिंग करवाया जाता था? और क्या वाकई में श्रीदेवी की बहन ने श्रीदेवी के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को हड़पने के लिए उनके ही खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया था? इन सारे सवालों के जवाब हमें ऐसे ही नहीं मिलेंगे। इसके लिए हमें श्रीदेवी की जिंदगी के पन्नों को बिल्कुल शुरुआत से पलटने होंगे। तो 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के मिन्नमपट्टी गांव में एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ। श्री अम्मा यंगर यप्पन, पिता यप्पन अंगर एक वकील थे और मां राजेश्वरी यंगर एक हाउसवाइफ। घर में माहौल बहुत ही साधारण और मिडिल क्लास था, लेकिन किस्मत ने इस बच्ची के लिए कुछ और ही लिख रखा था। जब बच्चे खेलकूद में व्यस्त होते हैं, तब महज 4 साल की उम्र में यानी 1967 में रिलीज हुई तमिल फिल्म कंदन वडुनक्कई में छोटी सी श्रीदेवी ने कैमरे का सामना किया। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये मासूम सी बच्ची आगे चलकर इंडियन सिनेमा का इतिहास बदलने वाली है। श्रीदेवी का बचपन आम बच्चों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। स्कूलों की किताबें, दोस्तों के साथ खेलना, नाचना गाना, ये सब उनकी जिंदगी से गायब हो चुका था। उनके पिता की आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी और मां राजेश्वरी को बहुत जल्दी समझ आ गया था कि उनकी बेटी में एक अनोखा आकर्षण है जिसे बुनाया जा सकता है। 1969 में आई फिल्म थुनाइवन और 1971 के बाबू में बाल कलाकार के तौर पर श्रीदेवी ने इतना शानदार काम किया कि पूरे साउथ फिल्म इंडस्ट्री की नजरें उन पर टिक गई। 1971 में ही उन्हें मलयालम फिल्म पुम्पट्टा के लिए केरल स्टेट फिल्म अवार्ड बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट मिला। जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोलना नहीं सीखते, उस उम्र में ये बच्ची अवार्ड जीत रही थी। लेकिन इस सफलता के पीछे एक दर्दनाक कड़वा सच छुपा था। श्रीदेवी के दिन रात सिर्फ शूटिंग सेट्स, हेवी मेकअप और लाइट्स के बीच बीत रहे थे। उनकी मां राजेश्वरी बहुत ही सख्त मिजाज की औरत थी। वो श्रीदेवी के हर एक प्रोजेक्ट, उनकी फीस और उनकी जिंदगी को कंट्रोल करती थी। श्रीदेवी का अपना कोई वजूद नहीं था। उन्हें क्या पहनना है, किससे बात करनी है, क्या खाना है, सब कुछ उनकी मां तय करती थी। छोटी सी उम्र में ही श्रीदेवी अपने परिवार की इकलौती सबसे बड़ी कमाने वाली सदस्य बन चुकी थी। उनके कंधे पर पूरे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी लाद दी गई थी। 1975 में आई फिल्म जूलियत और साउथ के दर्जनों फिल्मों के जरिए उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी धाक जमा ली थी। लेकिन चाइल्ड आर्टिस्ट से लीड एक्ट्रेस बनने का सफर इतना आसान नहीं था। उम्र बढ़ रही थी और शरीर बदल रहा था। 1976 में दिग्गज तमिल डायरेक्टर के बालचंदर ने 13 साल की श्रीदेवी को अपनी फिल्म मुंद्रू मुचिदू में एक मैच्योर लीड रोल दिया। इस फिल्म में उनके साथ 2 नए चेहरे थे, कमल हसन और रजनीकांत। मुंद्रू मुदीचू ने साउथ सिनेमा में हलचल मचा दी। 13 साल की एक लड़की ने स्क्रीन पर जिस तरीके से अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया, उसने बड़े बड़े आलोचकों के मुंह बंद कर दिए। इसके बाद तो जैसे हिट फिल्मों की झड़ी लग गई। 1977 की 16 वैथिनी नाले, 1978 की सिगंपू रोजाक्कल और 1982 की मुद्रम पिरई, इन फिल्मों ने श्रीदेवी को साउथ सिनेमा के सबसे बड़ी स्टार बना दिया। कमल हसन के साथ उनकी केमिस्ट्री को लोग पूजने लगे थे, तो रजनीकांत के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश करवा रही थी। साउथ में सफलता के झंडे गाड़ने के बाद अब वक्त है हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड पर राज करने का। हालांकि 1979 में आई फिल्म 16 सावन से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था, लेकिन ये फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। बॉलीवुड के मेकर्स ने कह दिया कि श्रीदेवी की हिंदी बहुत ही ज्यादा खराब है, उनका वजन थोड़ा ज्यादा है और वो उत्तर भारतीय दर्शकों को पसंद नहीं आएंगी। लेकिन श्रीदेवी हार मानने वालों में से नहीं थी। उनके अंदर एक जुनून था, एक जिद थी। और फिर आया साल 1983। डायरेक्टर के राजवेंद्र राव की फिल्म हिम्मत वाला रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके अपोजिट थे जितेंद्र। फिल्म का गाना ताकी ओ ताकी और ना जाने कहां से आई है जैसे ही पर्दे पर बजा, पूरा देश झूम उठा। श्रीदेवी के डांस मूव, उनकी नटखट अदाएं और उनकी थिरकन ने रातों रात पूरे भारत को अपना दीवाना बना दिया। बॉलीवुड को उनकी नई थंडर थाइज और ग्लैम डॉल मिल चुकी थी। उसी साल 1983 में ही आई फिल्म सदमा, जो उनकी तमिल फिल्म मुंद्रम पिरई की हिंदी रीमेक थी। इस फिल्म में एक दुर्घटना में अपनी याददाश्त खो चुकी बच्ची बनी श्रीदेवी ने जिस मासूमियत के साथ काम किया, उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैम डॉल नहीं है, बल्कि एक्टिंग की एक बहती हुई नदी है। फिल्म का आखिरी सीन, जहां कमल हसन उसे याद दिलाने के लिए गिड़गिड़ाते हैं और श्रीदेवी उन्हें पागल समझकर ट्रेन से चली जाती है, उसने हर देखने वालों की आंखें नम कर दी थी। सदमा भले ही बॉक्स ऑफिस पर उस वक्त बहुत बड़ी कमर्शियल हिट ना रही हो, लेकिन इसने श्रीदेवी को इंडस्ट्री के सबसे बड़े क्रिटिक्स की नजर में एक महान एक्ट्रेस बना दिया।
इसके बाद 1984 में तोहफा, 1986 में नगीना, 1987 में मिस्टर इंडिया और 1989 में चालबाज और चांदनी जैसी फिल्मों ने श्रीदेवी को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां आज तक कोई भारतीय एक्ट्रेस नहीं पहुंच पाई थी। वो बन चुकी थी बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार। उन्हें फिल्मों के लिए अमिताभ बच्चन और जितेंद्र जैसे पैसे मिलने लगे थे। मेकर्स फिल्मों के पोस्टर पर हीरो से बड़ी फोटो श्रीदेवी की लगाने लगे थे। लेकिन इस बेमिसाल चमक दमक और बेपनाह कामयाबी के पीछे काली परछाइयों का एक ऐसा दौर शुरू हो चुका था जिसने श्रीदेवी की पूरी जिंदगी को विवादों के दलदल में धकेल दिया। जैसे ही श्रीदेवी बॉलीवुड के शिखर पर पहुंची, उनके पर्सनल रिलेशंस और लव लाइफ को लेकर ऐसी खबरें बाहर आने लगी जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री के होश उड़ा दिए। और यहीं से शुरू होता है हमारी पहली बड़ी कंट्रोवर्सी का सिलसिला। 80 के दशक के मिड में श्रीदेवी का नाम बॉलीवुड के एंग्री और हैंडसम एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के साथ जुड़ा। उस वक्त मिथुन पहले से ही शादीशुदा थे और एक्ट्रेस योगिता बाली के पति थे। 1984 में आई फिल्म जाग उठा इंसान के सेट पर श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती की पहली मुलाकात हुई। मिथुन का स्वैग और श्रीदेवी का हुस्न, दोनों के बीच खिंचाव इतना जबरदस्त था कि सेट पर गॉसिप्स का बाजार गर्म हो गया। इंडस्ट्री के इनसाइडर बताते हैं कि मिथुन श्रीदेवी के प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुके थे और श्रीदेवी भी उनके बिना एक पल नहीं रह सकती थी। लेकिन रिपोर्ट्स और उस दौर की फिल्मी मैगजीन्स जैसे स्टारडस्ट और सिनेब्लिस ने जो दावे किए वो चौंकाने वाले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीदेवी को अच्छी तरीके से पता था कि मिथुन शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं। फिर भी उन्होंने मिथुन पर अपनी पहली पत्नी योगिता बाली को तलाक देने का भारी दबाव बनाया। इतना ही नहीं, मीडिया में ये सनसनीखेज खबर लीक हुई कि 1985 में श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती ने चुपचाप किसी मंदिर में सीक्रेटली मैरिज कर ली थी। ये खबर जब योगिता बाली तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक योगिता बाली ने डिप्रेशन में आकर जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश तक कर डाली। इस खौफनाक कदम ने मिथुन को हिलाकर रख दिया। अब मीडिया और पब्लिक की नजरों में श्रीदेवी एक विलन बन चुकी थी। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। श्रीदेवी की इस चालबाजी से मिथुन बुरी तरीके से फंस गए थे। श्रीदेवी चाहती थी कि मिथुन पब्लिकली ये ऐलान करे कि वो योगिता बाली को छोड़ रहे हैं और श्रीदेवी को अपनी कानूनी पत्नी मान रहे हैं। लेकिन जब मिथुन ने देखा कि उनकी पहली पत्नी अपनी जान देने पर आमादा है और उनके बच्चों का भविष्य खतरे में है, तो वो पीछे हटने लगे। जब श्रीदेवी को एहसास हुआ कि मिथुन योगिता बाली को कभी नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने बिना किसी रहम के मिथुन चक्रवर्ती से अपना सारा नाता तोड़ लिया। 1988 आते आते ये शादी, जो कभी कागजों पर हुई भी थी या नहीं, आज भी एक मिस्ट्री है, पूरे तरीके से खत्म हो गई। श्रीदेवी ने मिथुन को अपनी जिंदगी से ऐसे उखाड़ फेंका जैसे वो कभी थे ही नहीं। इस पूरे ड्रामे ने मिथुन चक्रवर्ती को मेंटली और इमोशनली तोड़कर रख दिया था, जबकि श्रीदेवी अपने करियर के ग्राफ को और ऊपर ले जाने में जुट गई। लेकिन श्रीदेवी का नाम यही नहीं रुका। मिथुन चक्रवर्ती से ब्रेकअप के बाद श्रीदेवी की जिंदगी में एक और शादीशुदा आदमी की एंट्री हुई और ये एंट्री बॉलीवुड के इतिहास का सबसे बड़ा विवाद बनने वाली थी। वो शख्स थे मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर। बोनी कपूर पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी थी मोना शौरी कपूर और उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर। बोनी कपूर श्रीदेवी के प्यार में इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्होंने अपनी पत्नी और मासूम बच्चों को भूलने में एक पल भी नहीं लगाया। फिल्म मिस्टर इंडिया और रूप की रानी चोरों का राजा के दौरान बोनी कपूर ने श्रीदेवी पर पानी की तरह पैसा बहाया। कहा जाता है कि जब श्रीदेवी की मां बीमार थी और उन्हें अमेरिका में इलाज के लिए भारी पैसों की जरूरत थी, तब बोनी कपूर ने अपनी जेब खोल दी और श्रीदेवी की हर मुमकिन मदद की। लेकिन इस मदद की कीमत चुकाई मोना कपूर ने। 1990 के दशक के शुरुआती सालों में श्रीदेवी और बोनी कपूर के अफेयर की खबरें हर अखबार की सुर्खियां बनने लगी। मोना कपूर अपनी आंखों के सामने अपना घर उजड़ते हुए देख रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स और खुद मोना कपूर के बाद में दिए गए इंटरव्यूज के मुताबिक श्रीदेवी ने बोनी कपूर को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया था। 1996 में जब ये खबर सामने आई कि श्रीदेवी प्रेग्नेंट है बिना बोनी कपूर से शादी किए, तो पूरी इंडस्ट्री सन रह गई। अपनी इज्जत बचाने के लिए बोनी कपूर ने 2 जून 1996 को आनंद फानन में श्रीदेवी से शादी कर ली। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने श्रीदेवी की इमेज को एक क्रूर होम ब्रेकर के रूप में स्थापित कर दिया। आरोप है कि शादी के बाद श्रीदेवी ने बोनी कपूर पर सख्त पाबंदियां लगा दी। उन्होंने बोनी कपूर को अपनी पहली पत्नी मोना कपूर और उनके बच्चों अर्जुन और अनुशाला से मिलने पर साफ पाबंदी लगा दी। जब मोना कपूर कैंसर जैसी दर्दनाक और जानलेवा बीमारी से लड़ रही थी, तब भी बोनी कपूर को अपने बच्चों के पास जाने की इजाजत नहीं थी। अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर अपने पिता के प्यार के लिए तरसते रहे, लेकिन श्रीदेवी ने बोनी कपूर के चारों तरफ एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे लांघना बोनी के लिए नामुमकिन था। मोना कपूर ने बेहद लाचारी में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बिताए और 2012 में कैंसर के कारण उनका निधन हो गया।
पब्लिक का गुस्सा श्रीदेवी पर फूट पड़ा। लोगों ने कहा कि एक औरत ने अपनी खुशियों के लिए दूसरी औरत का घर, उसके बच्चे और उसकी खुशियां सब कुछ छीन लिया। श्रीदेवी को बॉलीवुड की सबसे स्वार्थी और हेरफेर करने वाली औरत कहा जाने लगा। लेकिन क्या श्रीदेवी की जिंदगी में सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा था? बिल्कुल नहीं। पर्दे के पीछे एक और खौफनाक तूफान उठ रहा था जिसने श्रीदेवी को अंदर से हिलाकर रख दिया था। और ये तूफान आया था उनके अपने ही परिवार से, उनकी सगी मां राजेश्वरी और उनकी बहन लता की तरफ से। 90 के दशक के मिड में जब श्रीदेवी अपने करियर की ऊंचाइयों पर थी और साथ ही पर्सनल लाइफ के तूफानों से जूझ रही थी, तभी उनके परिवार में पैसों को लेकर एक भयानक जंग छिड़ गई। बचपन से लेकर सुपरस्टार बनने तक श्रीदेवी ने जितनी भी कमाई की थी, करोड़ों रुपए, प्रॉपर्टीज, गाड़ियां, सब कुछ उनकी मां राजेश्वरी यंगर के नाम या जॉइंट अकाउंट में था। श्रीदेवी ने कभी अपनी मां पर शक नहीं किया, उनके लिए उनकी मां ही उनका सब कुछ थी। लेकिन 1990 के दशक में जब मां राजेश्वरी की तबीयत बिगड़ी तो अमेरिका के सेंट जोसेफ अस्पताल में उनके दिमाग का गलत ऑपरेशन हो गया। इस मेडिकल लापरवाही की वजह से श्रीदेवी की मां की मानसिक स्थिति खराब हो गई और 1996 में उनका निधन हो गया। मां की मौत के तुरंत बाद श्रीदेवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी अपनी सगी बहन लता और उनके बहनोई संजय रामस्वामी ने श्रीदेवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लता ने दावा किया कि मां राजेश्वरी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और चेन्नई की कीमती जमीनें उनके नाम कर दी है। श्रीदेवी सन्न रह गई। जिस बहन के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, जिस मां के लिए उन्होंने अपना बचपन कुर्बान कर दिया, वही परिवार अब उन्हें एक एक रुपए के लिए तरसा रहा था। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि यह मामला सीधा कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। श्रीदेवी को अपनी ही मेहनत की कमाई वापस पाने के लिए अपनी सगी बहन के खिलाफ अदालतों के चक्कर काटने पड़े। मीडिया में इस पारिवारिक ड्रामे की खूब खिल्ली उड़ी। ये आरोप भी लगे कि श्रीदेवी बेहद लालची थी और वो अपनी बहन को उसका जायज हक नहीं देना चाहती थी, जबकि लता का कहना था कि श्रीदेवी ने मां के आखिरी दिनों में उनका सही से ध्यान नहीं रखा और सारी वसीयत में हेरफेर करने की कोशिश की। इस कानूनी लड़ाई ने श्रीदेवी को मेंटली पूरे तरीके से तोड़ दिया। उनके पास पैसा था, शोहरत थी, लेकिन अपनों के नाम पर कोई अपना नहीं था। 1997 में आई फिल्म जुदाई श्रीदेवी की करियर का एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने काजल नाम की एक ऐसी औरत का रोल निभाया जो पैसों के लालच में अपनी पति यानी अनिल कपूर को दूसरी औरत यानी उर्मिला मातोंडकर के हाथों बेच देती है। ये एक कड़वी सच्चाई थी कि पर्दे पर उनका ये रोल उनकी रियल लाइफ इमेज से काफी मिलता जुलता लग रहा था, कम से कम मीडिया और पब्लिक की नजरों में। जुदाई बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही, लेकिन इसके बाद श्रीदेवी ने अचानक एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। वो अपनी बेटियों जानवी कपूर और खुशी कपूर की परवरिश में लग गई। लेकिन ये ब्रेक सिर्फ पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से नहीं था। श्रीदेवी के चेहरे और शरीर में आ रहे बदलावों ने अब लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया था। 2000 के दशक में जैसे जैसे श्रीदेवी मीडिया के सामने आती, उनका लुक बदला बदला नजर आता। उनके गाल, उनके होठ, उनके नाक, सब कुछ पहले से बिल्कुल अलग दिख रहा था। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसने आगे चलकर उनकी मौत के सस्पेंस को जन्म दिया। इंडस्ट्री के गलियारों में ये खबर आग की तरह फैल गई कि अपनी ढलती उम्र को छुपाने और बॉलीवुड में दोबारा अपनी थाक जमाने के लिए श्रीदेवी प्लास्टिक सर्जरीज और ब्यूटी ट्रीटमेंट के खौफनाक जाल में फंस चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीदेवी ने अपनी नाक की सर्जरी, फेस लिफ्ट्स, बोटॉक्स इंजेक्शन, लिप फिलर्स और न जाने कितने एंटी एजिंग कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाए। एक दो नहीं, बल्कि कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में लगभग 29 सर्जरीज करवाई थी। खूबसूरत दिखने का ये जुनून एक सनक में बदल चुका था। 50 साल की उम्र पार करने के बाद भी वो 25 साल की दिखना चाहती थी। लेकिन इन सर्जरीज और दवाइयों का उनके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। डॉक्टर्स और मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि वो लगातार सख्त डाइट पर थी। वो नमक और कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं खाती थी ताकि उनका वजन जरा सा भी ना बढ़े। इसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर हमेशा खतरनाक रूप से लो रहता था। वो अपने बीपी को कंट्रोल करने और सर्जरीज के दर्द से राहत पाने के लिए कई तरह के पिल्स और सप्लीमेंट खाती थी। जब 2012 में उन्होंने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से 15 साल बाद बॉलीवुड में धमाकेदार वापसी की तो हर किसी ने उनकी एक्टिंग की तारीफ की। लेकिन उनके बदले हुए चेहरे को देखकर लोग हैरान रह गए। उनकी नाक जरूरत से ज्यादा पतली हो चुकी थी और उनकी मुस्कान नकली लग रही थी। 2017 में आई फिल्म मॉम उनकी आखिरी फिल्म साबित होने वाली थी। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान श्रीदेवी बेहद पतली और कमजोर नजर आ रही थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि खूबसूरती को कायम रखने की ये जंग एक दिन उनकी जान ले लेगी। तो अब हम पहुंच चुके हैं उस तारीख पर जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 24 फरवरी 2018 श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ अपने भांजे मोहित मारवा की शादी अटेंड करने दुबई गई हुई थी। शादी का फंक्शन रसल खमे में था। शादी के बाद बोनी कपूर एक मीटिंग के सिलसिले में मुंबई लौट आए, जबकि श्रीदेवी दुबई के होटल में रुकी रही। 24 फरवरी की शाम को बोनी कपूर अचानक श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए वापस दुबई पहुंचे। शाम के लगभग 5:30 बजे बोनी होटल के कमरे में पहुंचे।
दोनों ने थोड़ी देर बात की और फिर बोनी ने श्रीदेवी को डिनर पर बाहर चलने के लिए कहा। श्रीदेवी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गई। 15-20 मिनट बीत जाने के बाद भी जब श्रीदेवी वॉशरूम से बाहर नहीं आई तो बोनी कपूर ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। बोनी ने आवाजें दी लेकिन सन्नाटा छाया रहा। घबराकर बोनी कपूर ने किसी तरह वॉशरूम का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। श्रीदेवी पानी से भरे बाथटब में बिना किसी हलचल के डूबी पड़ी हुई थी। उनका सिर पानी के अंदर था। बोनी ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्रीदेवी के शरीर में कोई सांस नहीं बची थी। शुरुआत में खबर आई कि श्रीदेवी का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। भारत सरकार से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे सदमे में आ गए। लेकिन कुछ ही घंटों बाद दुबई पुलिस और फॉरेंसिक लैब की जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई उसने इस पूरे मामले को एक खौफनाक मिस्ट्री में बदल दिया। दुबई फॉरेंसिक रिपोर्ट में मौत की वजह लिखी गई एक्सीडेंटल ड्राउनिंग यानी दुर्घटनावश डूबने से मौत। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आई कि श्रीदेवी के खून में अल्कोहल के अंश पाए गए थे। अब सवाल उठने लगे, एक 5 फुट 6 इंच की अडल्ट औरत जो पूरी तरीके से होश में हो वो बाथटब के महज 5-6 इंच गहरे पानी में डूबकर कैसे मर सकती है? क्या कोई इंसान बाथटब में इतना बेबस हो सकता है कि वो खुद को पानी से बाहर न निकाल सके? मीडिया में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे ब्यूटी सर्जरी, पिल्स और लो प्रेशर का कॉकटेल था या फिर कहानी में कोई और भी शामिल था? दुबई पुलिस ने बोनी कपूर को हिरासत में लेकर घंटों पूछताछ की। उनसे कई सवाल पूछे गए। वो अचानक मुंबई से दुबई क्यों आए? वॉशरूम का दरवाजा खोलने में कितना वक्त लगा? उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन क्यों नहीं किया और पहले अपने दोस्तों को क्यों बुलाया? लगभग 3 दिनों तक श्रीदेवी का पार्थिव शरीर दुबई के मुर्दाघर में रखा रहा। भारतीय दूतावास और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद 27 फरवरी 2018 की रात को उनके शव को प्राइवेट जेट से मुंबई लाया गया। 28 फरवरी को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लाखों की भीड़ सड़कों पर अपने पसंदीदा स्टार की अंतिम विदाई देखने के लिए उमड़ पड़ी। लेकिन श्रीदेवी के जाने के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए। क्या हमने कभी सिक्के के दूसरे पहलू को देखने की कोशिश की? क्या श्रीदेवी सचमुच एक चालाक, हेरफेर करने वाली और दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने वाली विलन थी, या फिर वो एक ऐसी औरत थी जिसे पूरी जिंदगी इस्तेमाल किया गया, जिसे कभी अपनी मर्जी से सांस लेने की आजादी भी नहीं मिली? आइए इस कहानी के पन्नों को दोबारा से खंगालते हैं, लेकिन इस बार एक अलग नजरिए से। जरा सोचिए उस 4 साल की बच्ची के बारे में जिसका नाम श्री अम्मा यंगर अयप्पन था। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, कहानियां सुनते थे, तब उस छोटी सी बच्ची को मेकअप थोपकर कड़कड़ाती धूप और भारी भरकम लाइट्स के सामने खड़ा कर दिया जाता था। श्रीदेवी ने कभी अपना बचपन जिया ही नहीं। उनकी मां राजेश्वरी ने उन्हें कभी एक आम इंसान माना ही नहीं। उनके लिए श्रीदेवी एक पैसा छापने की मशीन थी। साउथ इंडस्ट्री के पुराने लोग बताते हैं कि श्रीदेवी जब छोटी थी तो उन्हें शूटिंग के दौरान भूख लगने पर भी खाना नहीं दिया जाता था ताकि उनका वजन न बढ़े। अगर वो रोती थी तो उनकी मां उन्हें डांटकर चुप करा देती थी। श्रीदेवी को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। वो कभी नॉर्मल दोस्तों के साथ हंस बोल नहीं सकी। जब वो 13 साल की हुई तो उन्हें 30-40 साल के शादीशुदा आदमियों के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करने पर मजबूर किया गया। क्या किसी ने उस 13 साल की बच्ची का दर्द महसूस किया? कभी नहीं। दुनिया के लिए वो एक उभरती हुई स्टार थी, लेकिन अंदर से वो अकेली सहमी हुई बच्ची थी जो सिर्फ अपनी मां के इशारों पर नाचती थी। उनकी मां राजेश्वरी ने श्रीदेवी की मासूमियत का पूरा फायदा उठाया। श्रीदेवी की कमाई का एक रुपया उनकी मां के कब्जे में रहता था। जब श्रीदेवी बड़ी हुई तो उन्हें पैसों की समझ ही नहीं थी। वो चेक पर दस्तखत करना तक अपनी मां से पूछकर करती थी। और जब हम बात करते हैं मिठुन चक्रवर्ती के साथ उनके अफेयर की, तो क्या सचमुच श्रीदेवी एक विलन थी? उस वक्त के सच को समझिए। श्रीदेवी बॉलीवुड में नई आई थी। वो हिंदी ठीक से बोल नहीं पाती थी। वो बेहद शर्मीली और सहमी हुई रहती थी। बॉलीवुड के माहौल में वो अकेली पड़ चुकी थी। ऐसे में मिठुन चक्रवर्ती, जो उस वक्त के बहुत बड़े सुपरस्टार थे, उन्होंने श्रीदेवी को सहारा दिया। मिठुन ने उन्हें प्यार के झूठे सपने दिखाए। मिठुन ने श्रीदेवी से वादा किया था कि वो अपनी पत्नी को तलाक देकर उनसे शादी करेंगे। श्रीदेवी, जो जिंदगी भर सिर्फ एक सच्चे प्यार और सुरक्षा की तलाश में थी, वो मिठुन के वादों पर भरोसा कर बैठी। श्रीदेवी ने कोई चालबाजी नहीं की थी। वो खुद मिठुन के हाथों की कठपुतली बनी थी। जब उन्हें पता चला कि मिठुन उन्हें सिर्फ धोखे दे रहे हैं और वो कभी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे, तो श्रीदेवी का दिल पूरे तरीके से टूट गया। उन्होंने खुद को उस रिश्ते से अलग कर लिया ताकि वो और ज्यादा जलील ना हो। लेकिन मीडिया ने क्या किया? मीडिया ने पूरी तरह से पुरुष प्रधान सोच का परिचय देते हुए सारा दोष श्रीदेवी के सिर पर मढ़ दिया, जबकि मिठुन चक्रवर्ती को एक बेबस पति बनाकर पेश किया गया। और फिर बात आती है बोनी कपूर और मोना कपूर वाले विवाद की। क्या श्रीदेवी ने जानबूझकर मोना कपूर का घर उजाड़ा? सच्चाई यह है कि बोनी कपूर सालों से श्रीदेवी के पीछे पड़े हुए थे। जब श्रीदेवी साउथ से बॉलीवुड आई थी, तब बोनी कपूर ने फिल्म मिस्टर इंडिया के लिए श्रीदेवी को 11 लाख रुपए ऑफर किए थे, जबकि श्रीदेवी की मां ने 10 लाख रुपए मांगे थे।
बोनी कपूर ने खुद एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि वो श्रीदेवी के प्यार में इस कदर पागल थे कि वो उनके आसपास रहने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। श्रीदेवी जब अपनी मां की बीमारी और पारिवारिक धोखे से टूट चुकी थी, तब बोनी कपूर ने एक प्रोटेक्टर की तरह उनकी जिंदगी में एंट्री ली। बोनी कपूर ने उनकी मां का इलाज करवाया, उन्हें इमोशनल सपोर्ट दिया। श्रीदेवी, जो मानसिक रूप से पूरे तरीके से अकेली और बेबस थी, उन्हें बोनी कपूर में एक ऐसा इंसान दिखा जो उनका ख्याल रख सकता था। ये बोनी कपूर थे जिन्होंने अपनी पहली शादी में रहते हुए श्रीदेवी का पीछा किया। बोनी एक अडल्ट मेल थे, 2 बच्चों के बाप थे, फैसला उनका अपना था, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री और मीडिया ने बड़ी चालाकी से बोनी कपूर की गलती को छुपा दिया और श्रीदेवी को होम ब्रेकर का नाम दे दिया। क्या ये सच नहीं है कि समाज हमेशा एक औरत को ही घर तोड़ने का जिम्मेदार ठहराता है, जबकि मर्द की गलती को आसानी से माफ कर देता है? और जहां तक बात है बोनी कपूर को उनकी पहली पत्नी के बच्चों से न मिलने देने की, ये सिर्फ मीडिया द्वारा फैलाई गई मनगढ़ंत कहानियां थी। अर्जुन कपूर ने कई सालों बाद दिए गए इंटरव्यू में माना कि हालांकि उनके और श्रीदेवी के बीच कभी एक माँ बेटे वाला रिश्ता नहीं रहा, लेकिन श्रीदेवी ने कभी उनके पिता को उनसे पूरे तरीके से दूर नहीं किया। वो बोनी कपूर का अपना फैसला था कि वो अपनी जिंदगी को कैसे बैलेंस करते हैं। अब बात करते हैं उनकी सगी माँ और बहन द्वारा किए गए धोखे की। जिस माँ के लिए श्रीदेवी ने अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी, जिस बहन लता को उन्होंने राजकुमारी की तरह पाला, उसी परिवार ने माँ की मौत के बाद श्रीदेवी पर झूठे मुकदमे ठोक दिए। श्रीदेवी ने जब बोनी कपूर से शादी करने का फैसला किया तो उनके परिवार को लगा कि अब श्रीदेवी के पैसों की तिजोरी पर उनका हक खत्म हो जाएगा। इसलिए उनकी बहन लता और बहनोई ने रातों रात वसीयत के कागजात में हेरफेर करके श्रीदेवी की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की। जरा सोचिए उस औरत के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसने 4 साल की उम्र से खून पसीना बहाकर जो कमाया उसे छीनने के लिए उसके अपनी सगी बहन कोर्ट में खड़ी थी। श्रीदेवी इस धोखे से इस कदर टूट चुकी थी कि वो कई महीनों तक डिप्रेशन में रही थी। वो किसी से बात नहीं करती थी, वो अपने घर में कैदी बनकर रह गई थी। और वो प्लास्टिक सर्जरी का सच, क्यों एक ऐसी औरत जिसे पूरी दुनिया सबसे खूबसूरत मानती थी, उसे बार बार अपनी नाक और चेहरे को बदलने की जरूरत पड़ी? इसका जवाब छुपा है हमारे इस बेरहम समाज और बॉलीवुड की सोच में। 80 और 90 के दशक में जब श्रीदेवी ढलने लगी तो मीडिया ने उनकी उम्र का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अखबारों में लिखा जाने लगा कि श्रीदेवी अब बूढ़ी हो चुकी है, उनकी चमक अब खत्म हो चुकी है। एक ऐसी औरत जिसने बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ अपनी खूबसूरती और अदाकारी के दम पर लोगों की तालियां बटोरी थी, उसके लिए ये रिजेक्शन सहना आसान नहीं था। उन्हें महसूस कराया गया कि अगर वो खूबसूरत नहीं दिखेगी तो उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। इसी डर और इनसिक्योरिटी ने श्रीदेवी को कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के दलदल में ढकेला। वो अपनी मर्जी से सर्जरी नहीं करवा रही थी, वो उस इंडस्ट्री के दबाव में ऐसा कर रही थी जो हर दिन एक नई जवान एक्ट्रेस की तलाश में रहती है। लो ब्लड प्रेशर की बीमारी उन्हें बचपन से थी, जो उम्र के साथ और डाइट कंट्रोल की वजह से गंभीर होती चली गई। 24 फरवरी 2018 की वो रात दुबई के उस होटल के कमरे में जो हुआ वो कोई साजिश नहीं, बल्कि एक बेहद दर्दनाक और दुखद हादसा था। श्रीदेवी उस रात लो ब्लड प्रेशर और भारी थकान से जूझ रही थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और बाद में आई जांच में ये साफ हो गया था कि लो बीपी की वजह से उन्हें बाथटब में अचानक बेहोशी आई। जब इंसान बाथटब में बेहोश होता है तो उनका शरीर पूरे तरीके से सुन्न हो जाता है, फेफड़ों में पानी चला जाता है और वो चाहकर भी खुद को बचा नहीं पाता। दुबई पुलिस, जो दुनिया की सबसे सख्त पुलिस मानी जाती है, 72 घंटे तक हर एंगल से जांच की। बोनी कपूर का कॉल रिकॉर्ड, होटल के सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सब कुछ खंगाला गया और जांच के बाद दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इस केस को पूरे तरीके से एक्सीडेंटल ड्रोनिंग मानकर बंद कर दिया और एनओसी जारी कर दिया। अगर कोई साजिश या गड़बड़ी होती तो दुबई पुलिस कभी भी शव को भारत ले जाने की इजाजत नहीं देती। श्रीदेवी कोई विलन नहीं थी, वो तो एक ऐसी ट्रेजेडी की शिकार थी जो बचपन से ही दूसरों की ख्वाहिशों को पूरा करने में पिसती रही। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर पल दूसरों के लिए न्यौछावर कर दिया, पहले अपनी माँ और परिवार के लिए, फिर अपने फैंस और फिल्म मेकर्स के लिए और बाद में अपने पति और बेटियों के लिए। जब वो इस दुनिया से गई तो अपने पीछे एक ऐसा खालीपन छोड़ गई जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। आज भी जब हम उनकी फिल्में देखते हैं, चाहे वो मिस्टर इंडिया का गाना हवा हवाई हो, चालबाज का ना जाने कहां से आई है हो, या फिर इंग्लिश विंग्लिश में शशि गोडबोले का वो मासूम चेहरा, हम भूल जाते हैं कि उस मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ था। श्रीदेवी की कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, लेकिन अपनी खुद की जिंदगी पर कभी उसका हक नहीं रहा। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी अदाकारी, उनकी आंखें और उनकी वो मासूम मुस्कान हमेशा अमर रहेगी। वो भारतीय सिनेमा की पहली और शायद आखिरी ऐसी फीमेल सुपरस्टार थी जिसकी बराबरी करने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर सका। तो दोस्तों, श्रीदेवी की ये दर्दनाक और विवादित कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि श्रीदेवी वाकई में एक चालाक और हेरफेर करने वाली विलन थी जिन्होंने दूसरों की जिंदगियां बर्बाद की, या फिर वो उस कड़वे बॉलीवुड और अपने ही परिवार की साजिशों का शिकार बनी एक बेबस पीड़ित थी जिन्हें कभी अपना हक नहीं मिला? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।